हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, आपके बिहार एसटेट की एग्जाम डेट आ चुकी है और आपके बिहार पीजीटी की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। आपका बिहार एसटेट का जो एग्जाम है वो है आपका अक्टूबर में और बिहार पीजीटी का एग्जाम है आपका दिसंबर में। तो दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, अच्छी तरीके से करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, होम साइंस के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन को करेंगे। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, ट्राइडेजल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि जो ट्राइडेजल टेस्ट होता है वो किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से, या भोजन के प्रोटीन के अनुमान से, या भोजन में वसा के मूल्यांकन से, या आपका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका ट्राइडेजल टेस्ट होता है ना, ये होता है आपका भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या करते थे, अपने सेंसेस के माध्यम से क्या करते हैं, भोजन का मूल्यांकन करते हैं, जैसे टेस्ट करके। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताना है। क्या पूछा हुआ है कि जल के शुद्धिकरण के लिए आप किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे, या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करेंगे, या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। तो जल के शुद्धिकरण के लिए हम किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये क्या होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। तो आपको ये बताना है हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल कौन सा है, मतलब उसका नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉलीफिनॉल, या आइसोफ्लेवोनॉइड्स, या फ्लेवोनॉइड्स, या करक्यूमिन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है वो होगा आपका करक्यूमिन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। और ये आपके क्वेश्चन जो भी है ना, ये आपके क्वेश्चन पीवाईक्यू और कहीं ना किसी स्टेट के। तो इस टाइम पे ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है तो आपका एग्जाम जल्दी ही होगा अपने टाइम से। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कार्य को सरल बनाया जा सकता है, यानी कि कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 3, थर्ड है आपका 5 एंड लास्ट है आपका फर्स्ट, यानी कि पहला। तो मुंडेल सूची ने, यानी कि किसने, मुंडेल ने दिए थे। अपने स्तर में कितने बताए हैं, अपने स्तर में इन्होंने 5 स्तर के बारे में बात की है। कितने स्तर के बारे में, 5 स्तर के बारे में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुंडेल सूची द्वारा 5 स्तरों को निर्धारित किया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य को आसानी से किया जा सकता है, यानी कि कार्य सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा कम ऊर्जा कम समय में हमारा अधिक कार्य हो सकता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से किस श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो द्वितीयक रंग को मिलाना है और उस रंगों के मिलाने से किस श्रेणी का आपको कलर प्राप्त होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है मध्यम रंग, सेकंड है द्वितीयक रंग, थर्ड है तृतीयक रंग एंड लास्ट है आपका चतुर्थक रंग। तो क्या है आपका, दो द्वितीयक रंग है। तो दो द्वितीयक रंग को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें तृतीयक रंग प्राप्त होता है, यानी कि टर्शियरी कलर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम क्या देख लेते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो क्या होता है, पहले होता है आपका प्राथमिक रंग।
प्राथमिक रंग एक को हम बोलते हैं प्राइमरी कलर। ये हमको किससे मिलता है? ये हमको मिलता है नेचुरल फॉर्म में मिलता है। और प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होता है आपका रेड यानी कि लाल, दूसरा होता है आपका नीला यानी कि ब्लू, तीसरा होता है आपका येलो यानी कि पीला। तो आपके प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। और इसी में आपके द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं? अगर हम दो प्राथमिक कलर को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? द्वितीयक रंग प्राप्त हो जाएगा। कौन सा? हमारा सेकेंडरी कलर बन जाएगा। और जब क्या करते थे, जब हम एक प्राइमरी कलर लेते हैं और एक द्वितीयक रंग को लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तब हमारा बन जाएगा क्या? तृतीयक रंग बन जाएगा। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है 5 खास समूह पद्धति है, तो आपको ये बताना है कि 5 ग्रुप्स कौन से हैं। 5 कौन से ग्रुप? 5 फूड ग्रुप्स कौन से हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। सेकंड ऑप्शन है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल और सब्जियां, वसा और चीनी। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन और खनिज। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपके 5 फूड ग्रुप्स होते हैं ना, क्या होते हैं? 5 फूड ग्रुप्स ये होते हैं आपके कौन से? खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा और चीनी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देख लीजिए, ये जो है ना पहला कौन सा? ये है आपका खाद्यान्न। कौन सा? खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद। इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आपके अनाज आ जाएंगे, जैसे गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये आ जाएंगे। दाल और फलियां में आ जाएगा हमारा सोयाबीन, राजमा, अरहर की दाल, मसूर की दाल, जो भी दाल होती है वो सब हमारी इसमें क्या हो जाएंगी? सम्मिलित हो जाएंगी। इसी में आपका दूध और दूध उत्पाद में हमारा क्या आ जाएगा? दही आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, अंडा आ जाएगा, मछली आ जाएगा और आपका लीवर आ जाएगा। इसी तरह आपका क्या है? फल एवं सब्जियां में हमारा आम, अमरूद, गाजर, गोभी, ये सब चीजें आ जाएंगी। और वसा एवं चीनी में क्या आ जाएगा आपका? वसा एवं चीनी में आ जाएगा आपका मक्खन आ जाएगा, घी आ जाएगा, तेल आ जाएगा, गुड़ आ जाएगा और क्या आ जाएगा? शक्कर यानी कि चीनी आ जाएगी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? इसमें आपका ऑप्शन बी क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो, तो आप लोग क्या करिएगा? क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है, तो आपको ये बताना है जिन बच्चों का विकास कैसे होता है? स्लो होता है, यानी कि धीमा विकास होता है। ऐसे बच्चों को हम कैसे पहचान सकते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भावनात्मक व्यवहार में देरी होती है, या सामाजिक व्यवहार में देरी होती है, या गति व कुशलता में देरी होती है, या बोलने में देरी होती है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपके सारे ऑप्शन क्या लग रहे हैं? सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे हो, पर हमको क्या करना है? हमको इसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। तो इसमें से हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि गति एवं कुशलता में देरी। तो जिन बच्चों का विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है? धीमे होता है, तो उनकी जो गति और कुशलता होती है ना, उसमें क्या होती है? देरी होती है। क्लियर है आपको ये? तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे वैधानिकता के आधार पर, किसके आधार पर? वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। ऑप्शन दिए हुए हैं उचित बाजार है, चोर बाजार है, खुला बाजार है, या इनमें से सभी है। तो वैधानिकता के आधार पर बाजार का जो वर्गीकरण है ना, उसमें आपका उचित बाजार भी आ जाएगा, चोर बाजार भी आ जाएगा, खुला बाजार भी आ जाएगा। तो जब ये तीनों आ जाएंगे तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। क्लियर है आपको? और बाजार को क्या होता है? मुख्यतः किसमें देखा जाता है? आपके कंपटीशन में, यानी कि प्रतियोगिता के आधार पर देखा जाता है। ये अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन के आधार पर देखा जाता है। और वैधानिकता के आधार पर क्या किया जाता है? इनको वर्गीकृत किया जाता है। क्लियर है आपको ये? टाइम ड्यूरेशन कैसे हो जाएगा?
टाइम ड्यूरेशन में आपका ऐसा हो जाएगा, यानी कि अवधि के आधार पर बाजार, जैसे 2 दिन का मेला लगता है कहीं तो वहां पे मार्केट लग रही है, या 7 दिवसीय बाजार भी होता है, जैसे मतलब 7 दिनों केवल बाजार लगेगी, या 2 घंटे का लगेगा। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं आपके अवधि वाले बाजार भी होते हैं। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? ऑप्शन दिए हुए, 1 इंच की दूरी पर, 2 इंच की दूरी पर, 3 इंच की दूरी पर, या 4 इंच की दूरी पर। तो क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देखिए। नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा हुआ है, कितनी दूरी पर बांधना चाहिए, यानी कि बांधने की दूरी पूछा है। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, 4 इंच की दूरी पर तो हम बांधते हैं, ठीक है। पर अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछ लेता कि नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितनी इंच की दूरी पर काटना चाहिए, और अगर इधर बांधने की जगह आपका क्या होता, काटना होता क्वेश्चन में, तो आपका जो 2 इंच है ना, ये आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो हम 4 इंच की दूरी पर क्या करते हैं, बांधते हैं नाल को, और 2 इंच की दूरी पर हम नाल को काटते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है संतोषी व्यवहार का हो जाता है, या सेकंड ऑप्शन है आपका इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है, या थर्ड ऑप्शन है व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जब निरंतर भग्नाशा की स्थिति होगी ना, तो व्यक्ति के पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ना, वो विघटित हो जाता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? और व्यक्ति क्या होता है, अगर व्यक्ति निरंतर भग्नाशा की स्थिति का सामना कर रहा है, तो उसके व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और उसका क्या हो जाता है, वह मानसिक रूप से भी एकदम विक्षिप्त हो जाता है। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, विक्षिप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, एक रोगी को निश्वासित वायु में डैश अधिक होता है। तो एक रोगी को निश्वासित आयु में डैश अधिक क्या होता है, मतलब कौन सी गैस अधिक होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कार्बन ट्राइऑक्साइड। तो एक रोगी की निश्वासित वायु में कौन सी अधिक होती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस अधिक होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप डेली आप टाइम टू टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन में पूछा है, जिसमें जीवाणु के संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस क्या दिया हुआ है, फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण है, वह क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भक्षक कोशिकीय है, सेकंड ऑप्शन है प्रेसिपिटेन है, थर्ड है एप्सोनिन है, या एग्लूटिनिन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एप्सोनिन। तो एप्सोनिन में क्या होता है, एप्सोनिन पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने पर उन्हें किसके लिए, फैगोसाइट्स के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एप्सोनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, बोमेन संपुट आकार होता है। तो आपको ये बताना है, जो बोमेन संपुट का आकार होता है ना, वो किस किस आकार का, यानी कि किस शेप का होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेम के बीज के समान, सेकंड ऑप्शन है उभयावतल, थर्ड है आपका त्रिकोणीय, एंड लास्ट ऑप्शन है गहरे प्याले के समान। तो जो बोमन संपुट होता है
वो होता है आपका गहरे प्याले के समान। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, प्यालीनुमा संरचना होती है, जो आपके कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होती है। किसमें, आपके कॉर्टेक्स भाग में स्थित होती है। ठीक है, और इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें ही हम बोमेन संपुट कहते हैं। क्लियर है आपको ये। नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है, जो किसमें स्थित होती है, जो आपके कॉर्टेक्स भाग में स्थित होती है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। और इनका आकार कैसे होता है, इनका आकार होता है गहरे प्याले के समान। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पूछा हुआ है आप लोगों से, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हूं इसमें, महामारी कहलाता है, या विश्वमारी कहलाता है, या स्थानिक कहलाता है, या विकीर्ण कहलाता है। तो जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है तो क्या कहलाता है, तो आपका ये स्थानिक कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, एक समय में फैला है, एक सीमित क्षेत्र में फैला है, इसलिए क्या होगा, ये स्थानिक कहलाएगा। इसी में क्या दिया हुआ, इसी में आपका महामारी दिया हुआ है। महामारी में क्या होता है कि जो ऐसी कोई संक्रामक बीमारी जो किसी छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर एक बड़े क्षेत्र को क्या कर देती है, प्रभावित करती है, और जिससे कम समय में अधिक लोग संक्रमित होते हैं, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी महामारी। ठीक है, क्या कहलाएगी, आपकी महामारी कहलाती है। महामारी में जैसे आपका कोविड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आपका कोरोना हो गया, एक छोटे से क्षेत्र में फैली, फिर संपूर्ण पूरे सभी देशों में वो फैल गई, तो इसको विश्वमारी या महामारी के नाम से भी हम जानते हैं। इसी तरह आपका क्या आ जाएगा, इसी तरह स्थानिक क्या होगा, स्थानिक जो एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैलता है। जैसे आपका क्या होगा, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, ये एक सीमित क्षेत्र में फैलेगा। और किससे होता है, ये संक्रामक रोग होता है जो एक से दूसरे में फैलता है, तो ये स्थानिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे, ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना प्रदूषण के स्रोत है। तो जो ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना, ये प्रदूषण के कौन से स्रोत हैं, आपको ये बताना है। जल प्रदूषण के स्रोत हैं, वायु मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, या ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। तो ऑटोमोबाइल दहन घरेलू ईंधन का जलना क्या किसका स्रोत है, ये आपका वायु प्रदूषण का स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घरेलू ईंधन का। अच्छा, अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ऑटोमोबाइल दहन, तो आप इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। घरेलू ईंधन का जलना, जल रहे हैं तो उससे क्या हो रही है, उससे विभिन्न हानिकारक गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और भी विभिन्न हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो उससे क्या होगा, वो किस में मिलती है, वो आपके वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। तो कौन सा प्रदूषण होगा इसे, तो इससे वायु प्रदूषण फैलेगा। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। तो आपको ये बताना है, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व किसका है। ऑप्शन दिया हुआ है, नमनीयता का है, निर्भरता का है, विभिन्नता का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं का है। तो प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व होता है आपका नमनीयता का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नमनीयता को हम क्या कहते हैं, नमनीयता को हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या कहते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलेपन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो प्रसार शिक्षण पद्धति में किसका विशेष महत्व है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है, यानी कि ग्रहण करता है, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, नव प्रबंधक कहते हैं, जल्द अंगीकारक कहते हैं, या जल्द बहुमत कहते हैं, या पिछड़ा हुआ कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जल्द अंगीकारक।
तो जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले ग्रहण या अंगीकार करते हैं या धारण करते हैं, उन्हें जल्द अंगीकारक के नाम से जानते हैं। और जल्द अंगीकारक को हम अर्ली एडॉप्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अर्ली एडॉप्टर के नाम से हम इनको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित है केवल, यानी कि जो आपके सार्वभौमिक परिवर्तन है उसके आपके उदाहरण में सब सम्मिलित है केवल एक को छोड़ के। तो कौन सा है वो जिसको हम छोड़ते हैं, वो देखते हैं हम। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम शब्द उच्चारण, सेकंड ऑप्शन है चलना, थर्ड ऑप्शन है पढ़ना एंड लास्ट ऑप्शन है मुस्कुराना। तो सार्वभौमिक परिवर्तन में आपका प्रथम शब्द उच्चारण भी आता है, चलना भी आता है और मुस्कुराना भी आता है। क्या नहीं आता है? आपको पढ़ना नहीं आता। तो यही क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डिफरेंट टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है और मोस्टली स्टूडेंट इसको नहीं जानते इस क्वेश्चन को। तो ये कह सकते हैं कि एक नया क्वेश्चन भी है। पूछा हुआ है आपसे, मैरियोनेट्टस, क्या पूछा हुआ है? मैरियोनेट्टस को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, स्ट्रिंग कठपुतली कहते हैं, या रॉड या छड़ी कठपुतली कहते हैं, या छाया कठपुतली कहते हैं, या अंगुली कठपुतली कहते हैं। तो आपको इसमें राइट आंसर बताने की राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका मैरियोनेट्टस होता है ना, इसको स्ट्रिंग कठपुतली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्ट्रिंग कठपुतली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी स्ट्रिंग कठपुतली यानी कि मैरियोनेट्टस कठपुतली होती है, ये आपके धागे से चलने वाली कठपुतली होती है। किससे चलने वाली? धागे से चलने वाली कठपुतली होती है। और स्ट्रिंग कठपुतली धागे वाली कठपुतलियों को के धागे की किस में बांध लेते हैं? जो धागे होते हैं ना इस कठपुतली में, उन धागों को उंगलियों में बांध लेते हैं। फिर उन कठपुतलियों के अपने धागे के अकॉर्डिंग हम उनको चलाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है? नहीं दिया है, ध्यान से पढ़ना आप लोग, ऐसा ना हो फ्लो में क्वेश्चन तो पढ़ लो आप पर नहीं पढ़ना भूल जाओ, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सामग्री नहीं है? श्यामपट्ट नहीं है, फ्लैश कार्ड नहीं है, पोस्टर नहीं है, या चलचित्र नहीं है। तो आपका श्यामपट्ट कैसा होता है? दृश्य सामग्री होता है। फ्लैश कार्ड भी आपका दृश्य सामग्री होता है, पोस्टर भी होता है आपका कैसा? दृश्य सामग्री होता है। पर जो आपका चलचित्र होता है ना, चलचित्र में हमारी चलती है एनिमेशन प्रोसेस होता है। ये कैसा होता है आपका? ये आपका दृश्य तो होता है पर उसके साथ साथ में कैसा होता है? श्रवण भी होता है, यानी कि हम इसको कैसा कर सकते हैं? देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये हमारा ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। तो ये हमारा दोनों होता है। क्लियर है आपको ये? जैसे आपका श्यामपट्ट है ये केवल विजुअल होगा, फ्लैश कार्ड विजुअल होगा, पोस्टर भी विजुअल होगा, पर चलचित्र जो है वो हमारा ऑडियो और विजुअल दोनों होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दृश्य के साथ साथ कैसा है आपका? श्रवण, मतलब सुनने वाला भी है, इसको हम सुन भी आसानी से सकते हैं। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, IRDP का अर्थ क्या है? यानी कि आपसे क्लियर पूछा हुआ है IRDP की फुल फॉर्म क्या है? क्या है IRDP की फुल फॉर्म क्या है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या सेकंड ऑप्शन है आपका इंडिजिनस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या थर्ड ऑप्शन है इंटेंसिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या लास्ट ऑप्शन है इनोवेटिव रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है। IRDP की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके IRDP की फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि आपको ये बताना है जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। औपचारिक शिक्षा की शेष पूर्ति करना, सेकंड ऑप्शन है जनता में शिक्षा का प्रसार करना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा का बजट कम करना, एंड
लास्ट ऑप्शन है विद्यालयों का एकाधिकार समाप्त करना। तो जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है ना, इसका मुख्य उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, संचार के साधनों से कर सकते हैं, जनसंपर्क कार्यक्रम से करते हैं, पत्राचार के माध्यम से करते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमें जनता में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है प्रसव के बाद 2-3 दिन तक का जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है दूध, सेकंड ऑप्शन है स्टेरॉइड, सेकंड ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खीस या कोलेस्ट्रॉम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें आया हुआ है ये बिहार पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो प्रसव के बाद जो 2-3 दिन तक आपका जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वो होता है आपका कोलेस्ट्रॉम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे खीस ना देता, कोलेस्ट्रॉम और कोलेस्ट्रॉम दे देता, तो इसमें आधी जनता क्या हो जाती, कंफ्यूज हो जाती। तो आपको ध्यान रखना है क्या है, कोलेस्ट्रॉम है आपका, लास्ट में क्या आ रहा है, ट्रम आ रहा है। तो ऑप्शन डी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एंटी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बच्चे की इन्फेक्शन से सुरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाएंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं बीसीजी, सेकंड ऑप्शन है एमएमआर, थर्ड ऑप्शन है डीपीटी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पोलियो। तो कुकर खांसी से बचने के लिए किसका टीका लगाते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और काली खांसी, क्या काली खांसी आपकी कुकर खांसी को हम क्या कहते हैं, काली खांसी भी कहते हैं। जो आपकी काली खांसी होती है ना, ये बॉर्डेटेला परट्यूटिस नामक किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, आपके बॉर्डेटेला परट्यूटिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम एक बार इसमें ये भी देख लेते हैं डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि डीपीटी का टीका तो लगता है, ये हमारी किससे सुरक्षा करता है, ये हमारी 3 रोगों से सुरक्षा करता है, जो कि आपके क्या होती है, डी से डिप्थीरिया, पी से आपका परट्यूटिस और टी से टिटनेस। तो ये 3 रोगों के लिए आपकी होती है, जो आपकी 3 चीजों से आपका बचाव करती है, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस। क्लियर है आपको ये। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। पूछा हुआ है आपसे किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध के जैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है बकरी, सेकंड है याक, थर्ड है आपका भैंस एंड लास्ट है आपका गाय। तो आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि बकरी। अगर बकरी के दूध में थोड़ी चीनी मिला दें हम और कुछ फैट यानी कि कुछ वसा को हम निकाल देते तो ये माँ के दूध के जैसा हो जाता है। ठीक है, क्या करना होता है, बस थोड़ी सी हमको चीनी ऐड करनी होती है और कुछ फैट को निकालना होता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो आपको ये बताना है जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है या ट्रिप्सिन है। तो जठर रस में जो पाए जाने वाला एंजाइम है वो होता है आपका, कौन सा होता है, वो होता है आपका पेप्सिन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका आमाशय रस होता है ना, आमाशय रस आमाशय के म्यूकस स्तर से स्रावित होता है। कहाँ से निकलता है, ये आपके म्यूकस स्तर से निकलता है। और ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, खट्टा, एक लिक्विड द्रव होता है आपका, जिसमें क्या होता है, जिसमें 0.2% से लेकर 2% तक HCl अम्ल होता है। क्या होता है, HCl अम्ल होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें आपका पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंजाइम होता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आपसे इस क्वेश्चन में, इन्फ्लुएंजा है तो आपको ये बताना है इन्फ्लुएंजा मतलब क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, नजदीकी संबंध और हवा है। सेकंड ऑप्शन है स्पर्श और वस्त्र से फैलता है, या जल और भोजन से होता है, या एलर्जी से होता है। तो जो आपका इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा होता है आपका, क्या होता है, संक्रामक रोग। क्या होता है इन्फ्लुएंजा आपका? इन्फ्लुएंजा होता है आपका संक्रामक रोग, जो आपका किससे फैलता है। अगर संक्रामक रोग है तो ऑब्वियसली सी बात है किससे फैलेगा, नजदीकी संबंध और हवा से ये फैलेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो संक्रमण के विषाणु का नाम है ना, वो है आपका बैसिलस इन्फ्लुएंजी। क्या होता है, किस वायरस से होता है ये? जो इन्फ्लुएंजा होता है ये एक वायरस से फैलता है। इस वायरस का नाम है आपके बैसिलस। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बैसिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, इन्फ्लुएंजी तो आपको याद रखना है। और ये किससे फैलता है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, ये एक वायरस से होता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा हुआ है 22 जोड़े क्रोमोसोम, यानी कि जो आपके 22 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटोसोम्स, सेकंड है जीनोमस, थर्ड है आपका लिंक क्रोमोसोम्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो 22 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो आपके ऑटोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? ऑटोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और ऑटोसोम तो कहती हैं, साथ में इसको हम समजात गुण के नाम से भी जानते हैं। किसमें? समजात गुण, यानी कि एक समान गुण, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है, मनुष्य के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं 22 जोड़े, तो क्या होते हैं, पुरुष और महिला में समान होते हैं। कैसे? 22 जोड़े पुरुष और महिला में समान होते हैं, पर जो आपका कौन सा 23वां जोड़ा होता है ना, कौन सा, जो 23वां जोड़ा होता है, उस जोड़े में पुरुष जो होता है, यानी कि जो आपका मेल होता है, कौन होता है, जो आपका मेल पर्सन होता है उसमें होता है एक्स वाई, और जो फीमेल होती है उसमें होता है एक्स एक्स। तो 23वां जोड़ा आपका अलग होता है, 22 जोड़े आपके एक जैसे होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऑटोसोम्स या समजात गुण कहलाते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि विकार है, जो किससे होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, या गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, या डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, या आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। तो जो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम एक कैसा है, एक आनुवंशिक विकार है। क्या है? एक आनुवंशिक विकार है। तो ये किससे होता है, जो कैसा होता है, ये आपके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के अंदर कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो जब 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपके टोटल हो गए 46। ये कितने हो गए, संख्या में 46 हो गए, क्योंकि 23 जोड़े हैं तो संख्या में 46 हो गए। पर डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। क्लियर है आपको ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पूछा हुआ है आप लोगों से पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। क्या पूछा हुआ है, पर्यावरण में उपस्थित जो आपके आवश्यक तत्व होंगे उनका अगर असंतुलन हो जाए तो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रदूषण कहलाएंगे,
रासायनिक प्रदूषण कहलाएंगे, सांस्कृतिक प्रदूषण कहलाएंगे या आपका भौतिक प्रदूषण कहलाएंगे। तो पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन आपका प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषण कैसे होते हैं? जैसे आपका कई प्रकार के होते हैं, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। पर क्या है आपका प्रदूषण मतलब किसी भी तरीके से आपका हो जाएगा। तो आवश्यक तत्वों का जब असंतुलन हो जाता है ना, यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है, तो प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज की आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है, यहीं एंड होता है आपका सेशन। और ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम में PYQ है, और आपका एस्टेट का एग्जाम और बिहार 4.0 का मेन वैकेंसी वाला एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो अब आपको जरूरत है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एग्जाम में आ जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया कीजिए। ये क्लास होती है डेली 8 PM पर। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।